नमस्कार मित्रों। अब आपने सभी 12 लग्नों के बारे में आपने समझ लिया था पिछले वीडियो में। ये किस लग्न के अंदर कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा शुभ और कारक होता है, कौन सा अशुभ और मारक होता है और कौन से ग्रह सम होते हैं। तो अब हम उसी की अभ्यास करेंगे छोटी सी वीडियो के साथ। तो इसको आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। ये एक एग्जाम्पल कुंडली है, मान लेते हैं। इस एग्जाम्पल कुंडली के अंदर अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये अब किस लग्न की कुंडली है, तो ये लग्न की कुंडली हो गई वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र यहां लिखे हुए हैं। तो शुक्र यहां लिखे हैं तो शुक्र किस भाव में हो गए? दूसरे भाव में हो गए। मंगल कहां लिखे हुए हैं? मंगल लिखे हुए हैं छठे भाव में। ये छठा भाव है। 1 2 3 4 5 6। अब मैं दोबारा इस तरीके से गिनती नहीं बताऊंगा। जिन्होंने ये चीज अभी कैरी ऑन नहीं करी है वो पिछली वीडियो जाकर देख ले। छठे भाव में मंगल है, सातवें भाव में बुध है। तो अगर मान लो कि अब तो हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली देखी, अब इस ग्रह को हम किस तरीके से विचार करेंगे? तो ग्रह को हम विचार किस तरीके से करेंगे कि सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में गुरु की राशि में बैठे हैं। अब अगर हम मंगल का विचार करें तो मंगल का विचार कैसे करेंगे? लग्न और षष्ठ भाव का स्वामी लग्नपति मंगल छठे भाव में आकर बैठे हैं। अब हम बुध का विचार करते हैं। तो बुध का विचार हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि अष्टम और एकादश भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में बैठा है। तो इस तरीके से जब हम देखना शुरू करेंगे तो फिर इनके फल, इनकी दृष्टियों के फल, युति के फल और किस भाव में बैठे हैं उसके फल का विचार हम इससे आगे करेंगे। सबसे पहले हम इनकी इंट्रोडक्शन अपने मन में इसी तरीके से लेंगे। तो अब हम इसको इस तरीके से देखते हैं। तो यहां पर देखिए कि अगर सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? तो इनकी दृष्टि पड़ेगी, इनके पास एक ही दृष्टि होती है जो आपको याद करवाया था हमने। तो शुक्र की एक ही दृष्टि है तो सातवीं दृष्टि कहां पड़ेगी? सातवीं दृष्टि पड़ेगी इसकी यहां पर। कैसे पड़ेगी? गिन के देख लो। 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि द्वादश भाव के स्वामी, यानी वो मुख्य रूप से किसके स्वामी कहलाएंगे? द्वादश भाव के। त्रिक भाव हो गया और ये केंद्र भाव हो गया, सम भाव हो गया। तो हम उसमें क्या महत्ता लेते हैं? त्रिक की। यानी त्रिक भाव का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में बैठकर अपने मित्र ग्रह की राशि को देख रहा है। मित्र ग्रह शुक्र का तो मित्र ग्रह है, लेकिन इस कुंडली में बुध का क्या है? इस कुंडली में बुध जो है वो भी बुरे घर का स्वामी है, यानी आठवें भाव का स्वामी है और एकादश का है। तो यह भी त्रिक भाव का स्वामी हुआ। तो एक त्रिक भाव का स्वामी शुक्र दूसरे त्रिक भाव में देख रहा है तो इसका फल किस प्रकार होगा? तो अब मंगल के साथ मंगल शुक्र को किस दृष्टि से देखते हैं? यहां पर वृश्चिक लग्न के अंदर शुक्र की स्थिति क्या है? मारक स्थिति है। यानी ये ग्रह इस घर में आकर इस घर को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा और जहां देखेगा वहां भी थोड़ा सा उसका प्रभाव आएगा। तो हम इस तरीके से विचार करेंगे। अब मंगल के ज्यादा डिटेल में अभी जाऊंगा नहीं। अब यहां पर मंगल है। अब ये मंगल लग्नपति होकर छठे भाव में बैठे हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं। तो यहां पर हम मंगल के बारे में देखेंगे कि मंगल यहां पर कैसा फल देने वाले हैं। तो चूंकि आपको बताया था कि लग्नपति को षष्ठ, अष्टम और द्वादश का दोष नहीं लगता, लेकिन भाव के लिए। लेकिन अगर वो अष्टम में बैठा है तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन षष्ठ में बैठा है तो थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन यहां पर जितने भी आपके रोग, ऋण, शत्रु जो भी हैं उन सब का नाश करेगा। यानी लग्नपति होकर इन सब चीजों को खत्म करेगा आपका। यानी कि शत्रुओं को हटाएगा, बीमारियों को आपको मदद करेगा हटाने से, प्लस कर्जा वर्जा जो चढ़ा हुआ है उस पर आपको चढ़ने नहीं देगा कभी भी। तो ये मंगल का यहाँ पे आपको
कारकत्व मिलेगा। अब बुद्ध की बात करते हैं, तो बुद्ध क्या है? बुद्ध जो है आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। ये कहाँ बैठे हैं? ये बैठे हैं 7वें भाव में। तो 8वें भाव की का स्वामी है, तो 8वां भाव का स्वभाव क्या बताया था कि उसका क्या 8वें भाव से क्या विचार करते हैं? तो 8वें भाव से विचार करते हैं अचानक से आने वाली समस्याएं, गुप्त ज्ञान, कठिनाइयां जीवन में, ठीक है, और आयु, इन सब चीजों का विचार किया जाता है। तो अब अचानक से होने वाला ऑकल्ट साइंस भी इसके अंदर आता है। तो इस भाव का स्वामी अगर सप्तम में बैठा है, तो ये तो इसी भाव या इस भाव के अनुरूप ही परिणाम देने के लिए बाध्य है ना ये। तो जब इस भाव का स्वामी यहां बैठा है, तो ये भाव किस चीज का भाव है? ये भाव है आपके जीवन साथी का, आप, ठीक है। तो अब यहां पर आके अगर वो बैठा है, तो आपके विवाह का, आपके पार्टनरशिप का, तो उस जगह पे यहां पे आके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? अचानक से कोई समस्याएं पैदा कर देगा विवाह के अंदर। जीवन साथी से कोई ना कोई समस्याएं होती रहेंगी। अचानक से कभी मुंह से कुछ निकल गया, अचानक से कोई ऐसी बात हो गई जिसका अर्थ आपने नहीं लेना था, लेकिन आप गुस्से में बोल गए, अर्थ का अनर्थ निकल गया। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ पे पैदा करेगा। तो हमें जब प्रॉब्लम समझ में आती तो फिर उसके उपाय भी होते हैं। तो हमने आपको केवल प्रॉब्लम की तरफ बताया अभी फिलहाल कि ये यहाँ पर मूलभूत क्या करने की कोशिश करेगा। ये इस घर के स्वभाव के अकॉर्डिंग यहाँ एक्ट करेगा, जबकि ये घर वो नहीं है। अब मान लो कि कोई कुश्ती का अखाड़ा का पहलवान है। अब अखाड़े वाला बिहेवियर अगर वो जाके अपनी सत्संग में जाके करेगा तो जचेगा? वहां पर नहीं जचेगा। वैसे ही अगर कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, और क्रिकेट का खिलाड़ी है, अगर घर पे आकर वही क्रिकेट खेलने लगे तो क्या होगा? घर के सामान टूटेंगे, इधर उधर की चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो इसी तरीके से इसको इस तरीके से देखा जाता है कि 8वें भाव का स्वामी जब 7वें भाव में बैठा है, वो तो इन दोनों घरों के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगा। तो मूल रूप से किसका एक्ट करेगा? ये, क्योंकि ये त्रिक भाव है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक्ट करने के कारण क्या होगा कि यहां पर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस प्रॉब्लम से अगर वो निजात पा लेगा, तो इच्छा पूर्ति, लाभ का भाव भी यही है, लाभ भाव का स्वामी भी यही है। तो अगर आपने इसको साध लिया तो आपको लाभ मिलने में भी देरी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें उपाय लोगों को समझाया जाता है। फिर आप आगे सीखेंगे कैसे इसको करते हैं। अब देखिए, अब हर ग्रह की एक दृष्टि भी होती है। जैसे कि यहां पर अभी आपने देखा मंगल है, तो ये मंगल है, तो मंगल यहां से कहां कहां देख रहा है? तो 1 2 3 4, 3 दृष्टि यहां होती है, चौथी एक पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि यहां पर, यानी भाग्य भाव को। तो लग्नपति अगर अपने भाग्य को देखेगा तो उसको अच्छा करेगा, बुरा करेगा? हम अपने भाग्य को खुद से देखेंगे तो अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे? खुद से विचार कर लीजिए, अच्छा करेगा। फिर 5 6 7, अब यहां पर अगर 7वें घर को देखेगा तो 7वें घर को क्या करेगा? भैया इस घर को अगर वो देख रहा है, उसकी शत्रु राशि है, तो इस घर को वो बिगाड़ने की कोशिश करेगा। भैया ये मेरे खर्चे ना बढ़वाओ, ठीक है। तो यहां पर, और कहां से बैठ के देख रहा है? यहां से, यानी कि आपकी किस्तों, ईएमआई वगैरह को जल्दी आने नहीं देगा, आएगी तो जल्दी खत्म करने की कोशिश करेगा, यानी आपके खर्चे कम करवाएगा, ठीक है। इसके बाद 8वें भाव से देख रहा है खुद को, तो 8वें दृष्टि से अगर खुद को देख रहा है तो वह अपने लग्न को मजबूत करेगा। अपनी ही राशि को देख रहा है, प्लस लग्नपति है तो अपनी राशि को देख रहा है, वो भी लग्न लग्न है, तो उसको और मजबूती देगा। स्वभाव इसका भी मैच कर गया मंगल के साथ, इसका तो मंगल है ही, तो इस तरीके से वो मैच कर रहा है। अब आते हैं इधर। अब यहां पर देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली है, पहले दूसरे भाव में राहु है, चौथे घर में मंगल है, 7वें घर में सूर्य बुध शुक्र है, 10वें घर में ये देखिए, ये 10 नंबर जहां लिखा वहां केतु है, यहाँ 11 नंबर जहां लिखा है वो शनि है, यहाँ 12 नंबर लिखा है यहाँ गुरु है, और यहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा है। तो अब इनकी दृष्टियों के लिए मैंने एरो बनाया हुआ है, आप खुद से इसका अभ्यास कीजिए, किसकी दृष्टि कितनी है और उसकी किन किन ग्रहों पर दृष्टियां पड़ती हैं। फॉर आपको छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे राहु है, राहु की हमने आपको बताया कोई दृष्टि नहीं होती। राहु जहां बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस या जिस जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो परिणाम देते हैं। तो राहु की बात छोड़ देते हैं, लेकिन
राहु पर दृष्टि किसकी पड़ रही है, यानी चौथे घर पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो दृष्टि पड़ रही है शनि की। 1 2 3 4 5, ये शनि की नहीं पड़ रही, किसकी पड़ रही है, गुरु की पड़ रही है। 1 2 3 4 5, ये एरो यहां से आ रहा है, देखिए, यानी कि गुरु का दृष्टि 3 दृष्टियां होती है, 5 7 और 9। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आएगा। राहु से हमने छोड़ दिया, दूसरे घर छोड़ दिया, तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, चौथे घर में मंगल है। मंगल की 3 दृष्टियां बताई मैंने आपको, मंगल की 4 7 और 8 होती है। तो यहां पर किस तरीके से देखेंगे, मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, और मंगल कहाँ के स्वामी हैं, तो मंगल स्वामी हैं षष्ठ भाव और एकादश, त्रिक भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर कहां कहां दृष्टियां दे रहा है, तो 1 2 3 4 सप्तम भाव को देख रहा है, 8 5 6 7 दशम भाव को देख रहा है, और एकादश भाव 8 यहां पे एकादश भाव को देख रहा है। तो जब चौथे घर को देख रहा है तो जिस जिस घर को देख रहा है वो किसकी राशि है, गुरु की राशि है। यहां पर कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं, तो सूर्य बुध और शुक्र विराजमान है। ठीक है, तो जिन पे ये दृष्टि दे रहा है वहां पर ये मंगल कहाँ का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी मुख्य रूप से हुआ। तो यहाँ के अकॉर्डिंग की स्वभावता इसका वो अपना इसकी अनुरूप ही परिणाम देने की कोशिश करेगा। तो जब ये 3 ग्रहों पे अपनी दृष्टि डालेगा और इस घर पे दृष्टि डालेगा तो ये क्या कराएगा, रोग ऋण शत्रु, शत्रु मुख्य रूप से रोग और ऋण, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग ही यहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि लग्नपति से इसका संबंध अच्छा नहीं है। बुध मंगल को अपना शत्रु मानते हैं और मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है, तो दोनों ही आपस में बनती नहीं है। तो वहां पर, और दूसरी बात, क्यों छठे भाव के स्वामी भी है, यानी रोग ऋण शत्रु इनके इस भाव के स्वामी भी हैं। तो जब चौथा घर पे यहां पर दृष्टि देंगे तो क्या परिणाम होगा, सूर्य बुध और शुक्र के होने के बावजूद भी ये ग्रह यहां पर कुछ ना कुछ दंगल करेगा। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखना पड़ेगा कि यहां पर और किन किन ग्रहों की दृष्टियां आ रही हैं। अगर मान लो गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, या फिर बुध बुध यहां पर बैठे हैं तो उससे, क्योंकि देखो अब देखो यहां पर क्या है, ये लग्नपति स्वयं यहां पर सप्तम भाव में बैठे हैं, लग्नपति बुध यहां पर स्वयं बैठे हैं, तो ये तो अपने घर को खराब नहीं होने देंगे ना। सबसे बलवान ग्रह कौन होता है, सबसे मालिक कौन है इस कुंडली का, इस कुंडली का मालिक है बुध। तो बुध जब स्वयं मालिक यहां बैठा है तो कोई दूसरा बंदा ज्यादा नुकसान तो पहुंचा नहीं पाएगा। अब इसके साथ साथ कौन कौन देने बैठा है, तो एक इसका परम मित्र है शुक्र बैठा है, और एक जो सम भाव में सूर्य है वो बैठे हैं। तो ज्यादा नुकसान नहीं करने देगा, लेकिन इस घर को मंगल की दृष्टि से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। फिर 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं व्यापार को, तो यहां पर व्यापार को जब वो देखते हैं तो जिस घर को वो देख रहे हैं वो ग्रह मंगल का सबसे श्रेष्ठ भाव है, यानी दशम, किसी भी कुंडली का दशम में मंगल मतलब कि बहुत बलशाली हो जाते हैं और उसका सार्थक परिणाम निकलता है, अच्छा परिणाम निकलता है। 7वें घर को देखेंगे तो व्यापार में उन्नति और व्यापार में आपको बढ़ने के लिए सहायक ही होंगे, क्योंकि सुख भाव में बैठे हैं, सुख भाव के अंदर बैठ के देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सुख तो देंगे ही। यहाँ पर आपको ज्यादा कोई कंफर्ट नहीं चाहिए होता, यहाँ पे आपको डिस्कंफर्ट ही चाहिए होता है। वहां पे मंगल की एनर्जी आप यूटिलाइज करके अपना अच्छा गेन कर सकते हो। फिर ये इच्छा पूर्ति के भाव में देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, 1 नंबर मेष राशि को। वहां पर बैठे चंद्रमा, चंद्रमा को मंगल क्या मानता है, चंद्रमा को मंगल सम मानता है। तो जब सम मानता है तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मंगल जो है चंद्रमा को, चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, चंद्रमा इस घर में कोई नुकसान करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ना तो वो त्रिक के स्वामी है, ना त्रिकोण के, ना अब बुध के साथ उसका क्या संबंध है, तो बुध के साथ इसका संबंध चंद्रमा बुध को क्या देखते हैं ये नहीं, बुध चंद्रमा को किस तरीके से देखता है, तो बुध चंद्रमा को देखता है शत्रु। तो यहां पर चंद्रमा का जो कार्य है वो बुध के विपरीत जाएगा, तो यहां पर वो उस घर को खराब करने की कुछ चेष्टा करेंगे, लेकिन जब
राशिपति स्वयं अपनी राशि को देख रहा हो किसी भी दृष्टि से, तो उस घर का नुकसान नहीं होने देता। यानी मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है और अगर मंगल का बल सही है तो यहाँ पर इस घर को वो खराब नहीं होने देगा, यानी लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद अगर मंगल की डिग्री कम है, अस्त है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई इस पर कोई मैलेफिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो वहां पर दिक्कत आती है। तो ये इस तरीके से जितनी बातें आपको अभी समझ में आ रही है केवल उतना ही आप समझिएगा, जो नहीं समझ में आ रही है उसको आगे बढ़ने दो, क्योंकि हम डिटेल में अभी बात करेंगे। मैं केवल प्रैक्टिस करने के लिए चीजें बता रहा हूँ, जितनी बातें आप ग्रास्प कर सकते हैं कीजिए, लेकिन मेजरली मैंने बोला कि किस लग्न की कुंडली में किस भाव में बैठकर कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ दृष्टियां दे रहा है, केवल इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फल के बारे में अभी बाद में सोचिएगा, ठीक है। मैं तो समझाने के लिए कान में डाल रहा हूँ चीजें। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि सप्तम भाव में गुरु की राशि धनु पड़ रही है, उसमें सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं। तो सूर्य बुध और शुक्र की अलग अलग इंट्रोडक्शन दी जाए तो कैसे निकाली जाएगी? तो समभाव का स्वामी शुक्र, समभाव का स्वामी सूर्य, बुध के समभाव का स्वामी सूर्य, लग्नपति बुध स्वयं और पंचमेश यानी कि शुभ भाव का स्वामी शुक्र, ये तीनों ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठे तो पहले इसका विचार किया जाए, यानी कि इसके विवाह से जुड़ी हुई जितनी पॉजिटिविटी है वो ज्यादा है और नेगेटिविटी है कि मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो थोड़ी कम है। तो यहां पर इसका सप्तम भाव बहुत अच्छा भाव होगा। लेकिन अब इसमें देखा जाएगा, अभी मैंने गुरु के बारे में लिखा है, हाँ गुरु यहाँ पर लिखा है, गुरु स्वयं की राशि में मीन में बैठे हैं, यानी कि इस जिस घर में वो बैठे हैं उस घर का मालिक भी बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा है। तो इससे यह निश्चित हो जाता है कि इसका सातवां भाव बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद इनकी दृष्टियां देखते हैं। क्योंकि ये सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं तो सबकी अपनी अपनी दृष्टियां होंगी। तो सूर्य की सातवीं दृष्टि सीधी लग्न पे पड़ रही है, सम है, तो यानी कि ये फ्यूल का काम करेंगे इसके लिए। फिर बुध की स्वयं की दृष्टि यहां पड़ रही है तो बुध अपने लग्न को और मजबूती देंगे, यानी अपने घर को स्वयं देख ही रहे हैं। प्लस शुक्र की भी सातवीं दृष्टि होती है, शुक्र भी इसको देख रहे हैं, तो इसके शुक्र अपने वाले तत्व के कारण इसको और पॉजिटिविटी देंगे, जैसे आकर्षण, स्वभाव थोड़ा सा आकर्षक हो जाएगा, लग्जरी इसको दे देंगे, चेहरे। तो बहुत तरह के जो शुक्र के तत्व हैं वो सब इसके अंदर इसको विद्यमान होंगे, क्योंकि ये पंचमेश भी है। तो बहुत अच्छा योग हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं केतु यहाँ बैठे, राहु यहाँ बैठे, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद शनि यहाँ बैठे हैं। चलिए अब राहु केतु बैठे ही हैं तो आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर केतु यहाँ पे किसके राशि में बैठे हैं? तो शनि की राशि में बैठे हैं। शनि कहाँ बैठे हैं? अपनी स्वयं की राशि में, वो भी नवमेश होके बैठे हैं। इस लग्नपति से इसका क्या संबंध है? तो बहुत अच्छा संबंध है, नवमेश का संबंध है, भाग्यपति है इसके। तो भाग्यपति स्वयं अपने घर में बैठे हैं और केतु यहाँ बैठा है। तो केतु चाहे कैसा भी हो, ये इस घर को बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि इस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही और शनि के अनुरूप ही यह फल देगा, यानी भाग्यपति के अकॉर्डिंग ही यह फल देगा। यानी ये अच्छा, केतु अच्छा फल देगा इसको। शनि की दृष्टियां 3 होती हैं, 1 2 3। शनि तीसरी दृष्टि से भाग्यपति होकर कहाँ देख रहे हैं? अपनी नीच राशि को। मेष राशि उसकी नीच राशि होती है, तो नीचत्व के साथ देख रहे हैं। यहाँ पे इनका जो फल होगा वो उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि जब पड़ रही है तो वो नीच राशि में पड़ रही है। लेकिन शनि इस घर को कोई नुकसान नहीं देंगे। हाँ, लाभ में तो और या किसी भी चीज में थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, लेकिन नुकसान नहीं देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तीसरी होगी 4 5 6 7। सातवीं दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं तीसरे भाव को। अब ये भूल जाइए 5 लिखा है, क्या लिखा है, लेकिन ये जब लिखा है तीसरे भाव को देख रहे हैं तो ये आपके पराक्रम को, आपके मेहनत को बढ़ाएंगे और आपको उसका अच्छा परिणाम देंगे, भाग्य। प्लस इसके बाद 10वीं दृष्टि होती है, तो यहाँ 7 हो गया, 8 9 10। 10वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं छठे भाव को, यानी आपके रोग रिपु ऋण इन सबको संभालने का काम करेंगे भाग्य से। भाग्य के भाव में बैठकर पहले आपको आपका लाभ कराएंगे, आपसे पराक्रम भी कराएंगे और आपके रोग ऋण शत्रु का भी नाश करेंगे। तो शनि यहाँ पर अच्छे भाव में बैठे हैं। प्लस उस केतु भी यहाँ पर उनका जो है एक असिस्टेंट हो गया, जो 8वें भाव से अचानक से आने वाली समस्याएं भी आपको नहीं आने देगा ज्यादा, क्योंकि ये जिस भाव में बैठा है उसका राशिपति बहुत अच्छी भाव में बैठा है।
तो केतु भी यहाँ पर इनके लिए और सपोर्टिव हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हम गुरु के बारे में। तो यहाँ पर देखिए गुरु इस लग्नपति से कैसा संबंध रखते हैं, तो सम संबंध रखते हैं। 9 और 12 सम भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन स्वयं की राशि में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात हो गई। सम भाव का स्वामी स्वयं के घर में बैठा है, लेकिन आपको मैंने शुरू में बताया था एक केंद्राधिपति दोष नाम की चीज बताई थी। वो केंद्राधिपति दोष जो लगता है वो मेजरली सबसे ज्यादा गुरु को मान्य होता है, फिर शुक्र को और फिर बुध को। तो यहां पर गुरु केंद्र के स्वामी होके केंद्र में बैठे हैं तो एक केंद्राधिपति दोष हो गया, यानी कि ये क्या करेंगे, ये इन्हीं चीजों को बैलेंस, यानी कि ये बच्चे की चंचलता को ही मेंटेन करने के लिए इनकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। ठीक है, दशम भाव के स्वामी हैं, तो यहां पर गुरु अपने घर में बैठे हैं तो केंद्राधिपति दोष लग जाता है, क्योंकि ये बाहर की कुंडलियों पर ज्यादा इनका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियां देखते हैं कहां कहां पड़ती हैं। तो यहां पर पड़ रही हैं 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में। यहां पर कौन बैठा है, राहु। ठीक है, अब ये राहु बैठे हैं यहां पर, तो राहु पर इनका उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि खुद दोष केंद्राधिपति दोष से ग्रसित है ये, तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन गुरु की दृष्टि के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो अब ये यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर राहु पे उनका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ न कुछ प्रोटेक्शन ही देंगे, क्योंकि अपने मित्र घर की राशि को देख रहे हैं, यानी चंद्रमा उनका मित्र है तो चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद 6 7, सातवें घर से कहा देख रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं। वहां पे कौन बैठा है, मंगल। मंगल बैठा है, तो मंगल यहाँ पे बैठ के जो थोड़ा बहुत नुकसान करेगा, इसी नुकसान को ये ज्यादा मैनेज करने में अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर जो दृष्टि पड़ रही है यहां से इसी घर को मैनेज करने में, यानी कि जा तो गाड़ी रही है 100 किलोमीटर दूर, एवरेज देती थी, यूजली देना चाहिए था इसको 20 का, लेकिन मगर मान लो कि कोई दोष लग गया तो उस जगह पे लोड ज्यादा पड़ गया, यानी उस गाड़ी पे लोड ज्यादा हो गया, तो बट ऑब्वियस है कि उसका एवरेज नीचे गिर जाएगा, तो वही लोड पड़ गया है, इसीलिए फ्यूल यहाँ पे गुरु का खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर इसको भी वो संभाल रहे हैं, चौथे घर को सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में कभी कोई मैल नहीं होता, गुरु की दृष्टि में हमेशा अमृत होता है। तो गुरु की दृष्टि से जब भी ये वह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस घर को, आपके घर के सुख शांति, वाहन भवन माता, इन सब में आपको प्रोटेक्शन देंगे। इसके बाद इनकी आती है 9वीं दृष्टि, तो 7 हो गया था, 8 9, 9वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं छठे भाव को। छठे भाव को जब ये देखेंगे तो ये क्या करेंगे, यहां से बैठकर यहां से आपको जो तकलीफें आने वाली थी उन तकलीफों से आपको बचाने का कोशिश करेंगे। यानी वो गुरु का जो बेसिक स्वभाव है वो ये है कि टकराव की स्थिति से बचाते हैं। तो टकराव की स्थिति जो यहाँ पर, टकराव स्थिति से बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रोग ऋण रिपु तीनों ही जगह पे जरा सी कोई बात 19 बीच ऊंची नीची कोई हो जाए तो अच्छे खासे कलेश हो जाते हैं। तो गुरु यहाँ पर इन सब चीजों से आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति क्लियर हो गई। अब चंद्रमा की बारी है। चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से कहाँ देख रहे हैं, चंद्रमा 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। किसके घर को देख रहे हैं, तो 5वें घर को देख रहे हैं। 5वें घर में कौन सा ग्रह की राशि है, शुक्र की राशि है। और ये स्वयं बैठे कहाँ पर हैं, तो ये बैठे हैं मेष राशि में। मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि में जब ये बैठे हैं तो ये इनके लिए जहां बैठे हैं वहां से 7वीं दृष्टि जब जिस घर में देंगे तो वहां पे ये कैसा परिणाम देंगे, तो परिणाम का यहाँ पर निश्चित हो चुका है कि ये ना तो त्रिक में, ना त्रिकोण में, ना केंद्र में है, लेकिन बुध चंद्रमा को क्या मानता है, अपना शत्रु। यानी कि इनका जो भी कार्य होगा बुध को उनको शत्रुवत लगेगा। तो इच्छा पूर्ति भाव से जब ये यहाँ पर बैठेंगे, 5वें घर को देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपकी बुद्धि में इमोशंस भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इमोशंस का कारक है, मन का कारक है। तो यहां पर आपके इमोशंस भरने का कोशिश करेंगे। और यहां पर शुक्र जो है, शुक्र यहां बैठे हुए हैं, तो शुक्र केंद्र में बैठे हैं, तो अच्छे घर के स्वामी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
लेकिन चंद्रमा का जो प्रभाव है वो पड़ता रहेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा का इस तरीके से देखा जा सकता है। अभी इस तरीके से जब कैलकुलेशन की जाती है तो इसके बाद ये भी देखा जाता है कि किस ग्रह की किसके साथ युति है, किस भाव का स्वामी किस भाव में किस राशि में बैठा है। तीनों चीजें, किस भाव का स्वामी किस भाव में और किस राशि में बैठा है। यानी कि चलो दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में मेष राशि में बैठा है। ठीक है, चंद्रमा किसके साथ युति है अथवा दृष्ट है। अब किस किस की दृष्टि इस पे पड़ रही है, तो जैसे कि अभी हमने चंद्रमा पर देखा दृष्टि किसकी पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि से मंगल भी देख रहा है और कोई ग्रह इसको नहीं देख रहा है। जैसे यहां से कोई भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं पड़ रही, तो चंद्रमा पे 2 दृष्टियां डाल रहे हैं। कौन? एक मंगल डाल रहे हैं और एक शनि डाल रहे हैं। दोनों ही पाप 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 ग्रह हैं। तो जब 2 पाप ग्रह अगर किसी जगह पर दृष्टि डालते हैं तो उसके परिणाम में अंतर आता है। अभी तक तो मैंने जो बताया वो एक दृष्टि थी, लेकिन अब उसको और वाइड करके देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि एक पाप ग्रह शनि देख रहा है, एक मंगल देख रहा है। यानी कि ये जो भाव है, इस भाव के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि इस भाव के अंदर 2 पाप ग्रह की दृष्टि अगर एक साथ पड़ रही हो तो उसका क्या परिणाम होता है। ध्यान रखने के लिए केवल प्रश्न छोड़ रहा हूं यहाँ पर अभी, ये भी चीज गौर की जाती है। तो केवल इतनी चीजों को देख कर निर्णय नहीं किया जाता। अपने दृष्टि को जितना विस्तार में लेते जाओगे, जितने विस्तार में लेते जाओगे, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। मैं केवल आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि किस तरीके से चलना है, किधर देखना है, क्या देखना है वो आपकी मंशा है। तो किधर देखना है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप किधर देखें। क्या देखना है ये अपने अपने सबकी अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं कि अपनी दृष्टि से वो कितना विस्तार या कितना सूक्ष्म होकर किसी चीज को देख पाता है। तो ये अभ्यास की चीजें हैं, धीरे धीरे वो सब कुछ आप प्राप्त कर लोगे, लेकिन अगर अभ्यास करोगे तो ये सब चीजें हो गई। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया किस भाव का स्वामी किस भाव में किस राशि में बैठा है, उस पर कौन सी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, युति किनके साथ है। प्लस देखा जाता है कि उच्च राशि में बैठे हैं कोई ग्रह, नीच राशि में बैठे हैं कोई ग्रह। अब देखिए यहां पर बात करें, यहां पर आप बताइए कि कोई ग्रह किसी उच्च या नीच राशि में बैठा है। इसमें कोई भी ग्रह अपनी उच्च या नीच राशि में नहीं बैठा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई बैठा है उच्च या नीच राशि में। इस तरीके से गौर किया जाता है कि किसी भी लग्न के अंदर कोई ग्रह उच्च या नीच होकर बैठा है तो फिर उसका परिणाम उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। फिर है किस भाव का स्वामी किस भाव में बैठे हुए हैं। प्रैक्टिस ऐसे ही करें। मित्र के घर में आया है या शत्रु के घर में आया है, यह भी देखें। जिस चीज का संबंध प्रथम भाव से जुड़ जाता है वो जीवन में मुख्य रूप से घटित होता है। ये एक बात आप दिमाग में रख लीजिए। यानी प्रथम लग्न के इस भाव से जिस चीज का ज्यादा जुड़ाव हो जाता है, जैसे कि ये 3 चीजों का, बुध सूर्य और शुक्र, ठीक है, ये 3 ग्रह की दृष्टि और ये 3 ग्रह की दृष्टि सीधी इस पे पड़ रही है। 3 ग्रह की दृष्टि सीधा लग्न पे पड़ रही है। तो ये सूर्य बुध और शुक्र की दृष्टि तीनों चीजों का परिणाम इसके जीवन में मुख्य रूप से होगा, ये हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद है पहले भाव के संबंध दूसरे भाव से हो। प्रथम भाव से व्यक्तित्व स्वभाव प्रदर्शन और स्वयं आता है। यानी प्रथम भाव से हम किसी चीज का निर्णय करते हैं कि व्यक्तित्व स्वभाव प्रदर्शन और स्वयं के बारे में निर्णय करते हैं। दृष्टि संबंध युति संबंध परस्पर राशि परिवर्तन, परस्पर राशि परिवर्तन नाम की भी चीज होती है। जैसे कि मान लो कि यहां पर चंद्रमा बैठे हैं, अब मंगल यहां बैठे होते, यानी यहां की जगह पे यहां बैठे होते, कर्क राशि में बैठे होते और चंद्रमा मेष राशि में बैठे होते, तो इसको हम क्या कहते हैं? परस्पर राशि परिवर्तन।
अब इसी तरीके से किसी और ग्रह को भी देख सकते हैं। जैसे गुरु है, गुरु के साथ हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो गुरु जहां पे बैठे हैं तो यहां पर मंगल बैठे होते और गुरु बैठे होते कहां पर, 8वें में या यहां पर बैठे होते, तो परस्पर राशि परिवर्तन कहलाता। तो ये इसको परस्पर राशि परिवर्तन कहते हैं। ये सब चीजें आप केवल दिमाग में लीजिए, और इन सब चीजों का केवल दिमाग में केवल डालना मेरा काम था इस वीडियो के माध्यम से। अब आपने इन सब चीजों को एक बार दिमाग में डाल के अपनी ही किसी कुंडली को खोलकर देखिए, और केवल जितना बताया है उतना ही केवल तय करके पेपर पेन से लिखने की कोशिश कीजिए। आपकी बुद्धि अपने आप काम करने लग जाएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कुंडलियों के अकॉर्डिंग बताना शुरू करेंगे कि इस कुंडलियों का मैं किस तरीके से विश्लेषण कर रहा हूं। ठीक है जी, जय श्री राम।